नेक्स्ट हम बात करते हैं यार यहाँ पे 10 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। इसके अंदर सबसे पहले जो बात करेंगे अबाउट कोऑपरेटिव्स इन इंडिया की, बिकॉज जो 5th फाउंडेशन डे था और द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया जुलाई 6 के अंदर, जो भारत मंडपम है न्यू दिल्ली, वहाँ पे है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से ही अलग बना के एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाया गया था, जो कि एक तरह से किसके देखते हुए, सहकार से समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए बनाया गया। इसके बारे में हम बात करें कोऑपरेटिव्स इन इंडिया के बारे में, सबसे पहले तो ओवरव्यू एंड फुटप्रिंट्स की बात करें तो जो कोऑपरेटिव्स हैं ये क्या होते हैं, दिस आर वॉलेंट्री एंड डेमोक्रेटिक एसोसिएशंस यार। वॉलेंट्री एंड डेमोक्रेटिक एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन 2021 में एस्टेब्लाइज किया गया था। तो 5 साल पूरे होते हैं 6 जुलाई को, तो इसको देखते हुए सेलिब्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से अलग बना के बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एस्टेब्लाइज इन 2021। 8.5 लाख प्लस यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स है इंडिया में, एंड ये 98% रूरल कवरेज रखता है यार। 98% रूरल कवरेज एंड 32 कोर मेंबर यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। 32 कोर मेंबर्स सर्व्ड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोऑपरेटिव्स का एक अमूल है, IFFCO है, क्रिस्बो है, NCDC। These are examples of what? These are examples of cooperative इंडिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, डेयरी जो रेवोल्यूशन लाया अमूल ने। इंडियन फार्मा फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। क्रिस्बो भी फर्टिलाइज़र का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है फाइनेंसिंग करता है कॉर्पोरेट सेक्टर का। की फीचर्स की बात करें, कोऑपरेटिव से की फीचर्स की बात करें तो एक 3 टायर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे प्राइमरी टू स्टेट लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलता है कि फीचर्स की बात करें 3 टायर स्ट्रक्चर जिसमें प्राइमरी टू स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देखने को मिलता है, लाइक 1 मेंबर 1 वोट, एंड जो मेंबर जो है इसको ये ओन करते हैं कोऑपरेटिव्स को और कंट्रोल करते हैं, मेंबर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। एंड सर्विस ओरिएंटेड वेलफेयर मॉडल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, सर्विस ओरिएंटेड
वेलफेयर मॉडल्स देखने को मिलता है। बाकी जो फेडरल कैरेक्टर है, फेडरल कैरेक्टर वो हमको देखने को मिलता है, मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में आता है। एंड कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल देखने को मिलता है। बाकी जो इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस की बात करें, कोऑपरेटिव्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ लाता है यार। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ लाते हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड क्रेडिट प्रोवाइड करता है यार, आप एक दूसरे की तरह से, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो वो ये करता है सोशल इक्विटी एंड एम्पावरमेंट लाता है यार ये। जो मार्केट फेलियर्स हैं उसको करेक्ट करता है। बाकी जो चैलेंजेस एंड इश्यूज हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में उसकी बात करें तो गवर्नेंस के अंदर करप्शन इंटरफेरेंस हमको देखने को मिलता है यार। कोऑपरेटिव गवर्नेंस में जो है गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करती है, तो ये एक मेजर चैलेंज है। बाकी फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे। रेगुलेट कैसे करेंगे, पैसा नहीं होता। बाकी जो फेडरल कंसर्न एंड ऑटोनॉमी धीरे धीरे यहाँ पे कमज़ोर हो रही है। फेडरल कंसर्न्स एंड ऑटोनॉमी इरोजन देखने को मिल रहा है। मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार प्राइवेट सेक्टर से। मार्केट कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ना लो मेंबर पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस है यार। लो मेंबर पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस है। ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट देखने को मिलता है। ये सब चैलेंजेस हैं, इनको फुलफिल करना होगा। बाकी जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बात करें। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 19 है, क्लॉज 1 क्लॉज सी, ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है यार। ओके, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो है वो फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये ऐड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ था। इट में कोऑपरेटिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी
फंडामेंटल राइट इट इज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। बाकी जो आर्टिकल 43B है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कोऑपरेटिव बनाने का अधिकार देता है यार, है ना। स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, है ना, किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये प्रमोट करेगा। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में, वो पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखते हैं, है ना, जिसको ऐड किया गया था पार्ट 9B को 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें इलेक्शन, ऑडिट्स, मैनेजमेंट के प्रोविजंस होंगे यार, है ना। यहाँ पे 243ZH से 243ZT तक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इसका कैसा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो देखता है। बाकी जो 7th शेड्यूल है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस जगह में आते हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर ये 44th में आता है, स्टेट लिस्ट के 32 में आता है। मतलब दोनों स्टेट लेजिस्लेचर भी नियम बना सकती है रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन, एंड पार्लियामेंट जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग नियम बना सकती है। 7th शेड्यूल स्टेट जो है वो नियम बना सकते हैं रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड पार्लियामेंट जो है नियम बना सकती है रिगार्डिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये हमने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की। बाकी जो मेजर स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया सरकार के द्वारा जिसने कोऑपरेटिव्स को एक तरह से मजबूत बनाया यार। सो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 में आया, उसने एक तरह से स्ट्रेंथन किया कोऑपरेटिव सेक्टर को। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 इसने स्ट्रेंथन किया एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2023 का, उसने स्ट्रेंथन किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2023। एंड यहाँ पे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है वो जो इंडिया ने बनाया है, उससे यहाँ पे फ़ायदा होगा यार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, कंप्यूटराइजेशन जो था ऑफ 63,000 प्लस, है ना, PSCS जो है प्राइमरी एग्जीक्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया, ये सब वे फॉरवर्ड से फिर यहाँ पे स्टेप्स जो लिए गए यहाँ पे कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए। कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो PSCS जैसे कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया यार। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं एज कॉमन सर्विस सेंटर्स के तौर पे बनाया गया। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस जो आया, नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस जो है वो स्ट्रेंथन करेगा यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, है ना। तो ये सब वे फॉरवर्ड, एक सब जैसे मेजर इनिशिएटिव्स या फिर जो से इनिशिएटिव यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे वो सब की बात की यार।
ओके। कंप्यूटराइजेशन और पीएससीएस की बात करें तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो डिजिटाइज किया गया, जिससे इम्प्रूव होगा, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी आएगा, लोन जो है आसानी से दे पाएंगे, प्रोसेसिंग आसानी से होगा। बाकी जो स्पेशलाइज्ड एंटाइटल्स एंटिटीज़ यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें हम NCEL की बात करते हैं, NCOL की बात करते हैं, है ना। दैट इज NCEL इज नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, है ना, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, BBSSL। तो ये सब मेजर स्टैंडिंग इनिशिएटिव्स रहे हैं। बाकी हमको आगे क्या करना है या जो चीज़ें उसको सुलझाने के लिए, सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो कोऑपरेटिव ऑटोनॉमी को इंश्योर करता है यार, ये हमको क्या ज़रूरत है आगे करने की, तो हमको यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑटोनॉमी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए अपने डिसीजन खुद ले पाएँ यार, किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करना, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट एंड ऑडिट को प्रोफेशनलाइज करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट एंड ऑडिट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना होगा, ना, डाइवर्सिफाई करना होगा इनटू एमर्जिंग सेक्टर, एनहांस करने की जरूरत है, जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसको एनहांस, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जो ग्रासरूट पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है यार, इंक्रीज करना होगा ग्रासरूट्स पार्टिसिपेशन। ये हमने बात की अबाउट द कोऑपरेटिव्स की, है ना, जो कि हमसे पूछा जा सकता है बिकॉज ये न्यूज़ में था। 5 साल पूरे होते हैं कोऑपरेटिव्स के एस्टेब्लिशमेंट को 6 जुलाई को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ब्राज़ील इथेनॉल प्रोग्राम की। तो जो ब्राज़ील ने सक्सेसफुली जो ट्रांजिशन था इथेनॉल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का, उससे हमारे पास इंडिया को एक लेसन सीखना चाहिए यार, कि रैपिडली कैसे इंक्रीज़ करें जो इथेनॉल प्रोडक्शन है, इथेनॉल ब्लेंडिंग है इन पेट्रोल, जिससे जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो सके, कार्बन एमिशन कम हो सके। तो इसके बारे में बात करें, ब्राज़ील एंड इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये जो है, इससे पहले तो अगर हम बात करें ब्राज़ील का जो इथेनॉल जर्नी है उसके बारे में, ब्राज़ील्स इथेनॉल जर्नी की बात करें, टाइमलाइन की बात करें सबसे पहले तो 1931 में E5 ब्लेंडिंग लॉज आए भाई, उसके बाद 1975 में, है ना, प्रो अल्कोहल प्रोग्राम लाया। उसके बाद 2003 में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल डेब्यू किया गया किसी तरह ब्राज़ील की तरह, एंड E30 मैंडेट 2025 में लाया गया ब्राज़ील के द्वारा। सो 1931 E5
ब्लेंडिंग लॉज आए 1975 में। प्रो अल्कोहल प्रोग्राम देखने को मिला। 2003 में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का डेब्यू लाया भाई किसने, ब्राज़ील ने। 2025 में जो E30 है उसको सबको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ये मैंडेट लाया E30 मैंडेट। सो सक्सेस फैक्टर क्या है कि ब्राज़ील की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जर्नी है वो सक्सेसफुल क्यों रहा। सक्सेस फैक्टर्स की बात करें तो एक फेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क हमको देखने को मिला यार, फेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क देखने को मिला। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इकोसिस्टम जो है ये बहुत जल्दी यहाँ पे रेडीनेस की बात करते हैं। कंज्यूमर चॉइस की बात करें तो E27 वर्सेस E100 की बात करते हैं यार। मतलब जो कंज्यूमर्स हैं दे कैन चूज बिटवीन ब्लेंडेड पेट्रोल दैट इज E27 एंड प्योर हाइड्रस इथेनॉल दैट इज E100 एज अ फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सक्सेस का कारण रहा। बाकी जो कम्पिटिटिव प्राइसिंग था ना, कम्पिटिटिव प्राइसिंग जिसमें जो इथेनॉल इज टिपिकली 25 to 35% चीपर देन पेट्रोल, जिससे जो गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग पॉलिसी से और भी सपोर्ट किया जाता था, इंसेंटिव दिए जाते थे जो बायोफ्यूल हैं, तो फाइनेंशियली अट्रैक्ट करता था लोगों को, एक तरह से इनक्रेज करता था कि वो कंजम्पशन करें यहाँ पे इथेनॉल पेट्रोल्स का, है ना। बाकी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी हमको यहाँ पे देखने को मिला यार, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंडिया का जो इथेनॉल स्टेटस है उसकी बात करें इंडियास इथेनॉल स्टेटस की बात करें तो माइलस्टोन्स की बात करें तो 2003 में यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया। 2022 में हमने E10 अचीव किया एंड एक तरह से 2025 में E20 नेशन वाइड रोल आउट हमने हासिल किया। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में आया। टू 2022 में E100 अचीव हुआ। बाकी 2025 की बात करें तो यहाँ पे E20 नेशन वाइड रोल आउट देखने को मिला। फ्यूचर रोड मैप की बात करें तो फ्यूचर रोड मैप में जो E25 है एंड E85 और E100 ब्लेंड्स यहाँ पे लाने की बात की गई एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को प्रमोट करेंगे ऐसा बोला गया। बाकी जो चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं यार, तो रैपिड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, रैपिड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन देखने को मिला। तो जिससे एक चैलेंज है भाई जल्दी जल्दी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है तो इसको तुरंत कैसे अडॉप्ट करेंगे सब जगह। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे
कम हो जा रहा है यार। जो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है उसका फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होता है, तो ये एक चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो अ चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट, जो कंज्यूमर अवेयरनेस है उसकी कमी है यार। इन एडुकेट कंज्यूमर अवेयरनेस। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया की बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा, जो बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल उसको कम करेगा यार। इन्हांस एनर्जी सिक्योरिटी, जो क्लाइमेट एंड नेट ज़ीरो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। मीटिंग क्लाइमेट और नेट ज़ीरो गोल्स। फार्मर इनकम को बूस्ट करने की ज़रूरत है। बूस्टिंग फार्मर्स इनकम। सर्कुलर इकोनॉमी ग्रोथ लाएगा, ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा। है ना, जो ऑयल इंपोर्ट के बिल है वो कम करेगा। तो क्या सीखना है हमको ब्राज़ील से और क्या करने की ज़रूरत है आगे हमको? सो व्हाट इज़ द लेसन एंड वे फॉरवर्ड? तो एक सिंक्रोनाइज फ्यूल व्हीकल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है अपने को। टू जी इथेनॉल को प्रमोट करना होगा। लाइक क्रॉप रेसिड्यूज से जो प्रोडक्ट किया जाता है उसको टू जी इथेनॉल बोलते हैं, इसको प्रमोट करना होगा। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना होगा। प्राइस इंसेंटिव प्रोवाइड करने होंगे यार। प्रोवाइड प्राइस इंसेंटिव्स। फीड स्टॉक डाइवर्सिफाई करना होगा। ना, फूड सिक्योरिटी बैलेंस को इंश्योर करने की वजह से दिस इज़ दी वे फॉरवर्ड। इंश्योर फूड सिक्योरिटी बैलेंस। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की जो ब्राज़ील का जो इथेनॉल प्रोग्राम है और इंडिया को उससे क्या सीखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यार जो क्लाइमेट चेंज एंड इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में। बिकॉज जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी जो आईआईटी गांधीनगर ने यहाँ पे किया उसमें बताया गया कि जो प्रिसिपिटेशन है इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स लाइक रावी ब्यास सतलज वो डिक्लाइन हो गया है 1951 से 2024 तक, है ना। जिसकी वजह से इसने बोला कि जो इंडस रिवर बेसिन में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो अल्टर हुआ है, तो हमको जो इंडिया का केस है उसको रिविजिट करना पड़ेगा इंडिया वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। बिकॉज जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो किसको दिए गए, लाइक रावी ब्यास एंड सतलज जो है वो किसको दिए गए ना, इंडिया को दिया गया। एंड बाकी जो है इंडस झेलम एंड चेनाब इसको किसको दिया गया, पाकिस्तान को, जिसमें 6% डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान वाला जो नदियां हैं उसमें, है ना। एंड जो रवि ब्यास सतलज ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, तो इसको रिविजिट करने के बारे में ये न्यूज़ में था। आईआईटी गांधी जगह का जो स्टडी है उसके बारे में बात करें क्लाइमेट चेंज एंड इंडस
वाटर ट्रीटी। सबसे पहले तो आईआईटी गांधीनगर की जो स्टडी की फाइंडिंग्स की बात करें, आईआईटी गांधीनगर स्टडी फाइंडिंग्स की बात करें तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स लाइक रावी, ब्यास, सतलज, ये जो है यहाँ पे 20% रेनफॉल डिक्लाइन देखने को मिला है 1951 से 2024 तक। ना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। एंड जो फॉल है रिजर्वायर का जो इन्फ्लो है वो हमको कम देखने को मिला। सो सब्सटेंशियल फॉल इन रिजर्वायर इनफ्लोज। जो पोंग डैम है वहाँ पे 34% डिक्लाइन देखने को मिला है यार पानी के अंदर। पोंग डैम जो है, ब्यास डैम जो है वहाँ पे जो रिजर्वायर है 34% वाटर डिक्लाइन देखने को मिला है। पोंग डैम की बात करें तो 34% डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी ये तो ईस्टर्न रिवर्स की बात की, बाकी जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इसमें हम बात करते हैं अबाउट इंडस, झेलम, चेनाब की। तो वेस्टर्न रिवर्स में 6% रेनफॉल डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि यार इनसिग्निफिकेंट है, उतना ज़्यादा है ना प्रभाव इसका पड़ेगा नहीं। इट इज इनसिग्निफिकेंट डिक्लाइन यार। वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे स्टेबल है। ग्राउंड वाटर लेवल भी हेल्दी रहे हैं, जो कि ये वेस्टर्न वाटर रिवर्स जो है वो पाकिस्तान को जाते हैं, अगर जल्दी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वेस्टर्न रिवर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इरीगेशन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया के जो फार्मर्स हैं। हेल्दियर ग्राउंड वाटर लेवल हमको देखने को मिला। जो पाकिस्तान के रिजर्वायर्स है उसमें उतना डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है। सो मार्जिनल डिक्लाइन इन पाकिस्तान रिजर्वायर्स स्टडी जो एक आईआईटी गांधीनगर के द्वारा किया गया, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी की बात करें तो पहला साइंटिफिक डाटा बेस्ड एविडेंस इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट साइंटिफिक डाटा बेस्ड एविडेंस इस्तेमाल किया गया। ऑल्सो जो सपोर्ट है इंडस वाटर ट्रीटी हाइड्रोलॉजिकल रिव्यू को, ये सपोर्ट करता है कि फिर से इसको रिव्यू करने की जरूरत है ट्रीटी को। एंड जो अल्टर्ड वाटर अवेलेबिलिटी उसको ये आइडेंटिफाई करता है यार, आइडेंटिफाइज अल्टर्ड वाटर अवेलेबिलिटी। यहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो क्या है यार, तो
जो ड्राइवर्स ऑफ रिव्यू है कि हमको फिर से रिव्यू करना होगा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इंडिया बोल रहा है बिकॉज क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए रिव्यू करना होगा इंडस वाटर ट्रीटी को। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा कारण है। क्लीन एनर्जी एक्सपांसन की ज़रूरत है यार। ऑल्सो इंक्रीज रेनफॉल वेरिएबिलिटी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है कहीं बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए इसको रिव्यू करना होगा। बाकी स्टेटस की बात करें तो इन एम्बियंस लाइक जो पहलगाम अभी बीच में रोक दिया गया है, पहलगाम अटैक 2025 में है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटस है अभी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का ना, यहाँ पे पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ इसने डिक्लेयर किया कि जो ट्रीटी है टू बी इन है ना इन एम्बियंस वाइल रिट्रीट किया कि यार वुड रिमेन सो अंटिल पाकिस्तान जब तक है ना इरिवोकली इन नहीं करता क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट को रोकता नहीं जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, तब तक यहाँ पे इन एम्बियंस रहेगा। तो ठंडे बस्ते में रहेगा यार, स्थगित किया जाता है इसको, ये बोला गया इंडिया के द्वारा। आफ्टर दी पहलगाम अटैक ऑफ 2025। बाकी ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसके बाद जो इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया की बात करें तो जो वाटर सिक्योरिटी फॉर इरिगेशन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है यार, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे वाटर सिक्योरिटी जो है। हाइड्रो पावर जनरेशन कम हो गया। जो क्लाइमेट रेजिडेंट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है यार इंडिया को, तो जैसे में पानी पूरा चला जाएगा। नीड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट मैनेजमेंट ऑल्सो हमको अडॉप्ट करना होगा एक ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस। अडप्टिव ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस की बात करते हैं यहाँ पे, ये सब करना ज़रूरी है यार, ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बाकी जो इंडस रिवर सिस्टम की बात करें अगर हम बेसिक्स इसके बारे में, इसके अंदर कौन कौन से मेजर रिवर्स आते हैं तो मेजर जो जो रिवर्स हैं इंडस, जो कि यहाँ पे कहाँ से ये जो रिवर है कहाँ से ओरिजिन करता है, लेक मानसरोवर से। झेलम ओरिजिन कहाँ से करता है, वेरीनाग स्प्रिंग से। चेनाब ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यार इसका इंडस का। रावी ये रोहतांग पास के पास से ओरिजिन करता है। ब्यास की बात करें तो ये पूरा पूरा ब्यास नदी जो है पूरा इंडिया में ही बहती है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
entirely within इंडिया। जो सतलज है ये ओरिजिन करता है नियर लेक रक्षा स्थल। हमने बात की अबाउट दी क्लाइमेट चेंज एंड इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि जो आईआईटी गांधीनगर का जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में, तो इसने बोला कि एक तरह से रिव्यू करने की ज़रूरत है यार अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं यार जो गायत्री मंत्र हैं स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स की, बिकॉज यहाँ पे गायत्री मंत्र इन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रूलिंग था अंडर आर्टिकल 28 एंड जो रिलीजियस वर्सेस मॉरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, बिकॉज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पे अपील किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ऑन रिसाइटिंग गायत्री मंथ्स एंड अदर संस्कृत प्रेयर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल असेंबलीज, तो इसको क्या किया यहाँ पे अपहेल्ड किया कि सही चीज़ है। रूलिंग देती कि आर्टिकल 28 क्लॉज 1 जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को बार करता है एंड नॉट डिनोमिनेशनल मॉरल इंस्ट्रक्शन यार, है ना। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को ये मॉरल करता है, लाइक ये नॉन डिनोमिनेशनल मॉरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई धर्म जाति के प्रति नहीं है ये, ठीक है। सो ये इसको यहाँ पे अपहेल किया, तो इसके बारे में हम बात करें। गायत्री मंत्र इन गवर्नमेंट स्कूल्स। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रूलिंग्स की बात करें तो जो बैकग्राउंड ऑफ द केस है, जो गायत्री मंत्र गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड यार। बैकग्राउंड ऑफ द केस, तो छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर था कि गायत्री मंत्र पढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर था, है ना। जो संस्कृत प्रेयर्स हैं एंड गायत्री मंत्र को इंक्लूड करने की बात की गई, इंक्लूजन ऑफ गायत्री मंत्र एंड संस्कृत प्रेयर्स। चैलेंज किया गया, लोगों ने इसको चैलेंज किया कि वायलेट करता आर्टिकल 28 को यार। ना वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28 क्लॉज 1, ठीक है। क्या बोल के इसको चैलेंज किया गया कि पिटिशन आर्ग्यूड दैट मेकिंग हिंदू प्रेयर्स पार्ट ऑफ असेंबलीज इन स्टेट फंडेड स्कूल्स, ये एक तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन यार। स्टेट फंडेड स्कूल्स में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा सकते। जो रिलीजियस, जो सपोज करो गुरुद्वारा किसी ने किसी धर्म के द्वारा स्कूल बनाया गया, वहाँ पे आप जो भी पढ़ाओ यार, किसी धर्म के द्वारा यहाँ पे कोई मुस्लिम ने कुछ बनाया तो उसका कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन आपने स्कूल स्टेट फंडेड है उसमें आपने हिंदू प्रेयर्स पढ़ाया बोल के यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया था। बट इसको सुप्रीम जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपील किया कि नहीं भाई, ये जो है ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस आर नॉन डिनोमिनेशनल मॉरल इंस्ट्रक्शंस। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं यहाँ पे, इसमें आर्टिकल 14 है यार जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है।
आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 जो है कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व्स हैं। आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस प्रोवाइड करता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 28 जो है जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात करता है। लाइक जो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 है वो प्रोहिबिट करता है इन स्टेट फंडेड इंस्ट्रक्शंस या जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोहिबिटेड इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। एंड आर्टिकल 28 क्लॉज 2 जो है वो परमिट करता है स्टेट एडमिनिस्टर्ड ट्रस्ट। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे दिस आर परमिटेड इन स्टेट administered trust। एंड आर्टिकल 28 क्लॉज 3 जो है कोई कंपल्सन नहीं है इन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस की आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पढ़ाओ। नो कंपल्शन इन स्टेट एडेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कोई जैसे कोई स्टेट किसी को मैथ कर रहा है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की। आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वो कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स को प्रोवाइड करते हैं यार। आर्टिकल 29 एंड 30 ये कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, बीपी, है ना। आर्टिकल 25 जो है गारंटेड करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन बट इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, आर्टिकल 28 जो है ये बात मेन यहाँ पे मेन आर्टिकल जो आर्टिकल 28 है यार जो कि बोलता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में, रेगुलेट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लाइक इट प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड, जहाँ पे स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो स्टेट फंड से मेंटेन किए जा रहे हैं उनमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। एंड 28 ये परमिट करते हैं स्टेट एडमिनिस्टर्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर करे स्टेट बट इसको एस्टेब्लिश किया गया हो किसी ट्रस्ट के द्वारा। एंड 28 क्लॉज 3 को बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट इन अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन कैन बी कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्किंग विदाउट कंसेंट। बिना किसी बच्चे को ज़बरदस्ती यहाँ पे गायत्री मंत्र नहीं बैठा सकते हैं, जहाँ पे स्टेट ऐड कर रहा है, सहायता कर रहा है, वहाँ पे उसकी मर्जी यार। ठीक है, पावर कम हो गया, अब कंपल्सन नहीं कि आप उसको सुनना ही पड़ेगा, बट स्टेट पूरा फंड करे तो आपको प्रोहिबिट नहीं कर सकते। बाकी जो स्टेट थोड़ा सा मदद कर रहा है, बाकी किसी रिलीजन ने इस्टेब्लिश किया है तो कोई कंपल्सन नहीं है किसी और धर्म वाले को कि आप इसको ये सुन ही सकें। लाइक मुस्लिम ने एक यहाँ पे स्कूल बनाया, वहाँ पे कोई चीज़ जो कि मुस्लिम रिलीजन के साथ आप उसको पढ़ा रहे हो, यहाँ पे हिंदू स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हिंदू को सुनना ही पड़ेगा इसको अगर स्टेट ऐड कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को। तो ये मेन चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट जो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। सो नेचर क्या है, ये हाई कोर्ट ने बोला कि नॉन मैंडेटरी एंड नॉन कोअर्सिव है यार।
एंड प्री मैच्योर चैलेंज जो है, कोई एक्चुअल इंजरी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया कि ऐसे इससे पढ़ाने से कोई ऐसा दिक्कत हुआ है, बिना कोई चीज़ के इसको यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया। नो एक्चुअल इंजरी डेमोन्स्ट्रेटेड। बाकी जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 28 क्लॉज 1 का, इट प्रोहिबिट रिचुअल्स नॉट मॉरल्स यार, एंड ये मॉरल्स हैं ऐसा बोला गया। इट प्रोहिबिट्स रिचुअल्स नॉट मॉरल्स। एंड परमिसिबिलिटी की बात करें तो जो नॉन डिनोमिनेशनल मॉरल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे परमिट कर सकते हैं। रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो वायलेशन ऑफ कॉन्शियंस का ये वायलेट नहीं हो रहा है यार। सो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात की। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिलीजियस वर्सेस मॉरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड हैं यार स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में, नॉट मॉरल इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस वर्सेस मॉरल इंस्ट्रक्शन, तो जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं स्पेसिफिक बिलीफ डॉक्ट्रिन एंड रिचुअल्स, स्पेसिफिक बिलीफ्स डॉक्ट्रिन एंड रिचुअल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं यार। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करता है पर्टिकुलर रिलीजन को, ये मना है यहाँ पे आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अंदर। मॉरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एथिकल वैल्यू एंड सिटीजनशिप जो है, जो ये प्रमोट करता है उसको मॉरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं यार। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टर बिल्ड करना, यूनिवर्सल वैल्यूज़ को बढ़ावा देना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें तो एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज़ वैलिड, ये बोला गया कि ये मॉरल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। बाकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 में जो आया था IKS, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों के बारे में बात करें तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड IKS, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो बात करते हैं एजुकेशन में यार। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, बाकी गोल क्या है इसका, एक होलिस्टिक एजुकेशन एंड कल्चरल अवेयरनेस लाए।
एंड जो सेक्टेरियन टीचिंग है उसको अवॉइड करना, किसी पर्टिकुलर सेक्ट को, धर्म जाति को प्रमोट करने से रोकना है। प्रिंस ऑफ सेक्टेरियन टीचिंग्स। बाकी जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके रिगार्डिंग यार। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें तो जो डीएवी कॉलेज है 1971 केस में एकेडमिक स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 28 क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वोनली मेंटेन बाय स्टेट, है ना, वाइल परमिटिंग एकेडमिक स्टडी ऑफ रिलीजन इन अ सेक्युलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एकेडमिक स्टडी किसी भी धर्म को ये प्रमोट ये कर सकता है यार। ठीक है, एकेडमिक स्टडी ऑफ रिलीजन ये किया जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बिजोई इमैनुअल केस है 1986 का, यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपल्शन की बात की। प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपल्शन मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस अंडर आर्टिकल 25 ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट, कि किसी भी रिलीजियस या फिर आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशन में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है यार, ना कि इसको फोर्स नहीं कर सकते, ये बोला गया। बाकी जो एसआर बम्बई केस है 1994 का, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है एंड स्टेट मस्ट मेंटेन रिलीजियस न्यूट्रलिटी यार, किसी पर्टिकुलर फेथ को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहिए स्टेट को। एंड जो अरुण रॉय 2002 का जो केस है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है को प्रमोट करने के बारे में बोला गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार प्रीलिम्स से छोटे टॉपिक्स जो थे न्यूज़ में, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो हम बात करें यार जो यहाँ पे थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो एनुअल लीडर समिट हुआ था, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कल्चरल रिपेट्रिएशन ऑफ 3 एंशियंट एंटिक्विटीज़ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल गेस्चर है वो यहाँ पे देखने को मिला, जिसने इंडिया ने एग्री किया टू रिपेट्रिएट द रिमेनिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नेशन एंसेस्टर, जो करेंटली गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में है, उसको हम किसको देंगे, फर्स्ट नेशन एंसेस्टर्स को, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को। तो इसके बारे में हम बात करें, कल्चरल रिपेट्रिएशन की, मतलब हमारे वापस में हमारे देश में लाया गया, स्वदेश वापसी जिसको बोलते हैं। तो इसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे चीज़ें हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो चीज़ें हैं
के बारे में बात करें, जो कि आर्टिफैक्ट रिटर्न किए गए इंडिया को, इसमें हम बात करते हैं 11th-12th सेंचुरी का जो नंदी स्कल्पचर है वो 11th-12th सेंचुरी नंदी स्कल्पचर 11th सेंचुरी का जो मेटल ट्रिडेंट है, दैट इज भद्रकाली के जो मूर्ति है उसको यहाँ पे वापस किया गया है। एंड 12th सेंचुरी का जो 6 हेडेड कार्तिकेय है, इसका एक मूर्ति आर्टिफैक्ट यहाँ पे रिटर्न किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया को। 6 हेडेड कार्तिकेय। बाकी जो रेसिप्रोकल जेस्चर है इसके अंदर रिटर्न किया गया ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट नेशन रिमेन्स हैं उसको रिटर्न ऑफ ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशन रिमेन्स। बाकी जो लीगल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो कि इसको यहाँ पे देखता है, लीगल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है वो इसको देखता है। बाकी रेसिप्रोकल मतलब जो कल्चरल रिपेट्रिएशन है उसको, बाकी जो एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरर्स एक्ट ऑफ 1972 ये इसको रेगुलेट करता है। बाकी यूनेस्को जो कन्वेंशन है 1970 किया गया है, यूनेस्को कन्वेंशंस ऑफ 1970 ये लीगल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है यहाँ पे जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी जो कैंसर बर्डन धीरे बढ़ रहा है इंडिया में। WHO का जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आया था ऑन कैंसर 2026 उसने बताया, एंड जो ग्लोब कैन एस्टिमेट्स आए थे इसने हाईलाइट किया कि नियरली 1 in 10 इंडियंस फेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर बिफोर द एज ऑफ 75। हर 10 में से एक इंसान में कैंसर हो सकता है 75 एज से पहले। तो इसके बारे में बात करें, हेल्थ में कैंसर एंड न्यूनेटल सेप्सिस के बारे में बात करें, बिकॉज न्यूनेटल सेप्सिस के बारे में भी यहाँ पीछे न्यूज़ में थी यार, है ना। जो नियोनेटल है ना, नियोसैप-1 ट्रायल जो था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ, जो कि इवेलुएट करता है एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन फॉर न्यूबॉर्न्स विद सेप्सिस हैज एक्सपांडेड टू इंडिया। तो ये इसके बारे में न्यूज़ में था। हेल्थ के अंदर कैंसर एंड नियोनेटल सेप्सिस की बात करें सो राइजिंग कैंसर बर्डन की बात करें, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि यहाँ पे कैंसर जो है WHO का रिपोर्ट ने यहाँ पे दिया इसको यार। स्टैट्स की बात करें 1.41 मिलियन केसेस हैं जिसमें
9.17 लाख डेथ्स सिर्फ 2022 में ही हुए हैं। जो कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है? टोबैको, ओबेसिटी, एयर पॉल्यूशन। की कैंसर्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल एंड लंग कैंसर आर द की कैंसर्स यार। ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर। कंट्रोल कैसे करना है? एक नेशनल कैंसर ग्रिड एंड आयुष्मान भारत जो है वो एक तरह से कंट्रोल के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता है यार, ना गाइडलाइंस लाता है। नेशनल कैंसर ग्रिड एंड आयुष्मान भारत। बाकी जिनियो सेप 1 ट्रायल है, नियो सेप 1 ट्रायल, इसकी बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एंटीबायोटिक्स जो है नियोनेटल सेप्सिस को ट्रीट करे, उसको पता करना, उसको यहाँ पर डेवलप करना। ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एंटीबायोटिक फॉर नियोनेटल सेप्सिस। लोकेशन की बात करें कहाँ पे कराया गया ये जो ट्रायल है? जिपमर, पुडुचेरी में। बर्डन की बात करें तो 30 to 40% ऑफ जो इंडियन नियोनेटल डेथ्स हैं वो किसके वजह से होते हैं? नियोनेटल सेप्सिस के वजह से। पैथोजन की बात करें तो ग्राम नेगेटिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादातर ये कस करते हैं। ग्राम नेगेटिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करें यार अबाउट जो WSIS प्राइज़ 2026 की बात करें तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को यह मिला WSIS प्राइज़ जो है 2026 का, अंडर एक्शन लाइन C6, जिसने एनेबल किया एनवायरनमेंट फॉर समृद्ध ग्राम। यहाँ पे एक तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस एंड डिलीवरी मॉडल लाया गया थ्रू भारत नेट। तो इसके बारे में बात करें जो डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में WSIS प्राइस की बात करेंगे। डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर WSIS प्राइस की बात करें सो यहाँ पे जो समृद्ध ग्राम मॉडल है, समृद्ध ग्राम मॉडल समृद्ध ग्राम मॉडल की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी जो किया जा रहा है उसकी वजह से अवार्ड मिला यार, है ना, किसको? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी की मदद से एंड जो सर्विसेज हैं
जो प्रोवाइड किया था समृद्ध ग्राम मॉडल के अंदर टेलीमेडिसिन, एग्रीटेक, ई कॉमर्स, कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स की बात करें सो भारत नेट जो है रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। भारत नेट जो है वो रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड जो प्रधानमंत्री वानी हैं वो क्या करता है, पब्लिक वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, WSIS जो प्राइज़ है यार, ये किस लिए दिया जाता है ना, ये एक तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग मल्टी स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट्स को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में, है ना। एक्शन लाइन C6 एनेबलिंग इन्वॉल्वमेंट। सो इसके बाद यहाँ पे हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक्शन लाइन C6 को यहाँ पे WSIS प्राइज विनर रहा है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो हम बात करते हैं एक्शन लाइन C6 की। बाकी जो इकोनॉमी है यहाँ पे दैट इज़ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये न्यूज़ में क्यों था, जो ना प्रधानमंत्री है ना, वानी क्या है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, है ना, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। बाकी वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 ये यहाँ पे हमको देखने को मिला यार, जिसमें इंडिया का जो रैपिड ग्रोथ है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर वो बढ़ा, वो ग्रोथ हुआ है ये बोल के इसके अंदर बताया गया। सो इकोनॉमी में इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट की बात करें की हाइलाइट्स की बात करें यहाँ पे तो फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग टॉप 15 इकोनॉमीज़ में इंडिया का जो है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिला है यार। $78.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिला इन 2023। बाकी जो नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी ट्रांजिशन है वो यहाँ पे देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट कंपोजिशन की बात करें, सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस 45% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल एंड ब्रांड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को। बाकी जो रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं इसकी बात करें तो WIPO दैट इज वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका रिपोर्टिंग एजेंसी है लुइस बिजनेस स्कूल जो है इटली के अंदर, वो इसकी रिपोर्टिंग एजेंसी है यार। तो हमने बात की जो छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो कि न्यूज़ में थे, मेंस रिलेटेड टॉपिक्स की हमने बात की जो कि न्यूज़ में थे कब, 10 जुलाई 2026 को।